हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को क्रैक करना और आईएएस बनना, इस ख्वाब का जो पहला बीज है वो आपकी आंखों में आया है। उनके भाषण ने कुछ मूवमेंट मेरे अंदर कर दिया था, कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी जिससे यूपीएससी आरपीएससी के एग्ज़ाम दिए जा सके। एक छोटे शहर में पढ़ रही एक लड़की एक दिन ये फैसला करती है कि मैं अपनी अलग दुनिया बनाऊंगी। बाल विवाह, घूंघट, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, ये चारों तरफ मैंने आसपास में होते हुए देखी थी। मैं जिस रास्ते से जाती थी वहाँ लड़कों के हुजूम इकट्ठे हो जाते थे। कोई भी काम करूं, मेरे अंदर का जो एक बायां हिस्सा है वो हमेशा कवि रहता है। आज़ाद भारत का प्रशासन संवेदनशील प्रशासन होना चाहिए और मेरा कवि होना मुझे एक अच्छा प्रशासक बनाता है। आपको लगा हो कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी किसी की मदद करूं। मेरी बीएमसी में पोस्टिंग हुई थी, मैंने उसको स्कैन करवा के एसडीओ ऑफिस से कास्ट सर्टिफिकेट दिलवा दिया। और ये जनता के हर हिस्से तक, या मैं कहूँगा समाज के हर हिस्से तक पहुँचनी चाहिए। कविता कौन सी? हर मजहब के लिए आंख की किरकिरी औरत, दुनिया के रहबरों के लिए नागवार रही औरत। आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे कोई ऐसी पोस्टिंग मिली है जिसमें मेरे पास काम करने की वो गुंजाइश नहीं है जो मैं चाहती हूँ? आप जहाँ जाते हैं, अगर आप में वही शिद्दत, वही जुनून है जिसके साथ आपने ज्वाइन की थी पोस्टिंग, सर्विस ज्वाइन की थी, अगर आप वो जुनून कंटिन्यू रखते हैं, वो ड्राइव कंटिन्यू रखते हैं, तो किसी भी जगह आप काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। परवीन शाकिर के दो शेर मुझे बहुत पसंद हैं। उनका एक शेर है कि लड़कियों के दुख अजीब हैं, सुख उससे अजीब, हंसती हैं और काजल भीगता है साथ साथ। उनका एक और शेर है कि मैं सच बोलूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। आपने देखा होगा कि समाज में बहुत तरह की विसंगति है। हम अगर पूरे भारत की समाज की बात करें और उसका और विस्तार करें, तो भारत के पश्चिम में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ये विसंगति मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा है। लेकिन उसी समाज और उसी राजस्थान के एक बेहद छोटे से शहर से आई हुई एक लड़की, उसने एक दिन अपने मन में बगावत कर दी। उसको लगा कि नहीं, समाज में लड़कों के लिए अलग समाज, लड़कियों के लिए अलग समाज, दोनों के लिए अलग तरह का माहौल, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति पूरा समाज बदल तो नहीं सकता, लेकिन अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी के मायने बदल सकता है। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पहले खुद की ज़िंदगी बदली, फिर आसपास के माहौल की ज़िंदगी। मैं बात कर रहा हूँ एक बेहद कामयाब, तेज तर्रार, लेकिन व्यक्तिगत ज़िंदगी में बेहद सॉफ्ट कवि, पेंटर और 2000 भारत में भारत की सबसे कठिन या शायद विश्व के सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनी निधि चौधरी की। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अविनाश जी। मैंने शुरुआत की आपकी उस परवरिश की, और हम सब जानते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कई बार बहुत मुश्किल स्थिति रही। खासतौर से हम महिला और पुरुष के अनुपात की बात करें, उनकी शिक्षा के अनुपात की बात करें, या समाज जिस तरीके से किसी को एक सुविधा देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, उसमें एक बड़ा अंतर रहा है बाकी और प्रदेश में और राजस्थान में। लेकिन वहाँ पर एक गांव में, एक छोटे शहर में पढ़ रही एक लड़की एक दिन ये फैसला करती है कि मैं अपनी अलग दुनिया बनाऊंगी। मैं वो दुनिया बनाऊंगी जो मैं दुनिया अपने ख्वाब में देखती हूँ। ख्वाब बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सबके ख्वाब पूरे नहीं होते। कई बार आप ख्वाब देखते हैं लेकिन उस ख्वाब के लिए उतनी मेहनत नहीं करते। आपने एक बिल्कुल अलग, एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी रातें जलाना भी शुरू की, और अल्टीमेटली आप कामयाब हुई। ये पहले की जो ज़िंदगी, मैं चाहूँगा कि आपकी किताब के उस पन्ने को मैं पलटना चाहता हूँ, उस वर्क को पलटना चाहता हूँ जो तकरीबन 20-22 साल पहले शुरू होता है और आपकी ज़िंदगी की एक नई दिशा वहाँ से शुरू होती है। आपने जैसा कहा, राजस्थान में पितृसत्तात्मक समाज जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा अधिक कठोर था महिलाओं के लिए। और मेरा जन्म 1984 में कठौती नाम के गांव में हुआ है। और उस समय भारत में जो स्त्री पुरुष साक्षरता में जो अंतर था, सबसे ज़्यादा अंतर नागौर ज़िले में था। और 2011 के सेंसस का भी सबसे बड़ा अंतर नागौर ज़िले से था। बाल विवाह, घूंघट,
दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, ये चारों तरफ मैंने आसपास में होते हुए देखी थी। लड़कियों का मुस्कुराना या हंसना, ये भी एक अपराध भाव पैदा करता था, बिकॉज समाज में जिस तरह से आज हम स्वतंत्रता देखते हैं, इवन राजस्थान में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने में मिला है पिछले कुछ दशकों में, लेकिन 84 का जो राजस्थान है या उसके बाद के जो 2 दशक जब तक मैं राजस्थान में थी और पढ़ाई कर रही थी, वो काफ़ी कठिन दौर था। मेरे साथ में मैं जब 11th-12th में साइंस मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी, तो मैं अकेली ही लड़की थी जो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी। मैं मॉपेड चलाती थी, तो मैं अकेली ही लड़की थी जो पूरे कस्बे में, लाडनू में मॉपेड चलाने वाली पहली लड़की मैं बनी। मोपेड की कहानी भी मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ। है। कैसे आपको वो मोपेड मिली? मेरे 10th में मैंने नागौर ज़िला टॉप किया था। वाह! लड़कियों में मैं टॉपर थी और ओवरऑल सेकंड रैंक थी मेरी नागौर ज़िले में। और मेरे पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे मॉपेड ला के देंगे, हुँ, और ये आसान निर्णय नहीं था। हुँ, हुँ, मॉपेड वो लेकर आ गए, मुझे उन्होंने चलाना सिखाया और मैं मॉपेड से अपने स्कूल जाने लगी। हुँ, बट मुझे खुद को नहीं मालूम था कि ये कितनी बड़ी बगावत है जो मैं कर रही हूँ समाज से, या मेरे हुँ, पिता कितनी बड़ी बगावत के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। पूरे कस्बे में एक हौवा निर्माण जो हुँ, हुँ, हो गया था हुँ, कि लड़की है, छोरी है जो मॉपेड से जाती है, और मैं जिस रास्ते से जाती थी वहाँ लड़कों के हुजूम इकट्ठे हो जाते थे। हुँ, फिर वो मेरी मॉपेड का नाम ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगते थे, मेरा नाम बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलते थे। और अचानक टॉपर तो मैं थी पहले से ही हुँ, पढ़ाई में, लेकिन इस कारण से कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, हुँ, मॉपेड चलाना आता है, इस हुँ। कारण से बहुत ज़्यादा लोग जानने लग गए, जो जिसके लिए शायद मैं तैयार नहीं थी। हाँ, मुझे लगा मानसिक तरीके जी, से भी तैयार नहीं थी, एक अननेसेसरी अटेंशन के लिए। राइट। और उसका रोज़ मैं घर आके मॉपेड पे को धक्के दे के गिराती थी, मेरे मम्मी-पापा को कहती थी कि आप लोग भी मुझे बाकी लड़कियों की तरह हुँ, हुँ, स्कूल तक छोड़ने क्यों नहीं जा सकते? हुँ, हुँ, या मेरे लिए भी कोई तांगा या रिक्शा कर दीजिए ताकि मैं रिक्शा में ही जा सकूँ, मुझे खुद चलाकर क्यों जाना है? और मेरे पापा-मम्मी दोनों कहा करते थे कि जब हाथी कहीं से गुज़रता है, हुँ, तो कुत्ते भौंका करते हैं। बराबर। एंड हर दिन मैं उस समय 11th-12th में रोती थी, रोज़ आके मुझे वो अननेसेसरी अटेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए थी, क्योंकि पढ़ाई हमेशा से मेरा फ़ोकस था। लेकिन मेरे मम्मी-पापा कहते थे ये अटेंशन मिले, ना मिले, और कितना भी चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, तुम उसके बावजूद भी फ़ोकस्ड रह सकते हो क्या? क्या बात और है! उसके लिए अपने आप को तैयार करो। हुँ, और वो बहुत डिफरेंट टाइप में, मैं इसका सारा श्रेय इनफैक्ट मेरे पापा को देना चाहूँगी, मेरी मम्मी को देना चाहूँगी। उस समय भी 11th-12th में भी शादी के लिए, सगाई के लिए रिश्ते आते थे, हुँ, और काफ़ी आते थे। हुँ, क्योंकि सब कहते थे कि सगाई हो सकती है, शादी के बाद लड़की के बारे में लड़के के घरवाले डिसाइड करेंगे पढ़ना है या नहीं जी, पढ़ना है। हुँ, लेकिन मेरे कभी मम्मी नहीं मानती थी, कभी पापा नहीं मानते थे, और हुँ, कभी दोनों ही कहते थे नहीं लड़की पढ़ाई अच्छा कर रही है और उसको हम आगे पढ़ाएँगे। तो ऐसे धीरे-धीरे सीधे बगावत भी सिखा रहे थे और खुद भी समाज से लड़ रहे थे हर दिन, तो जिसके पापा का कारण एक मैं बड़ा योगदान रहा। बहुत, मुझे बहुत लगता है बड़ा कि आपके योगदान। अंदर जो ताकत भरी, जैसा हम लोग कहते हैं कई बार वो लहू में ताकत कहीं न कहीं से आती है, तो वो शायद पिताजी से आई और आपको लगा कि नहीं अगर इतनी सुविधाएँ, इतना मेंटल सपोर्ट अगर मुझे मेरे पिता से मिल रहा है, तो मैं दुनिया से लड़ भी सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मेरे आस-पास में मेरे खुद के कज़िन्स की एंगेजमेंट्स हो रही थी, जो मुझसे छोटी थी उनकी भी एंगेजमेंट्स हो रही थी। बावजूद इसके मेरे मम्मी-पापा सब रिश्ते नातेदारों को नाराज़ करके भी हमारी पढ़ाई के लिए हमारे साथ खड़े थे। और जब आपके सबके मतलब आस-पास में सब लड़कियों के सपने बहुत छोटे हों, हुँ, सिर्फ़ थोड़ी पढ़ाई कर लेना और शादी और बच्चे, इसके हुँ, बियॉन्ड सपने भी नहीं देख रही थी आसपास में लड़कियाँ। रास्ते, घर की चौखट और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, उसके बाहर के रास्ते भी किसी लड़की ने सपनों में नहीं देखे थे, ना सोचे थे, और जिनके फ़ैसले सिर्फ़ उनके माँ-बाप लिया करते थे। उस दौर में मेरे मम्मी-पापा ने मुझे खुद फ़ैसले लेना सिखाया। सिखाना शुरू किया। और जैसे मैंने बताया कि 11th-12th में मैंने मैथमेटिक्स ली थी, तो 10th के बाद मेरे पापा ने मुझे कहा कि क्योंकि मैं टॉपर थी, अच्छे मार्क्स थे,
उन्होंने मेरे सामने ऑप्शंस रखे, मैं आर्ट्स ले सकती हूँ, मैं कॉमर्स ले सकती हूँ, मैं साइंस, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ले सकती हूँ। स्कूलें सिर्फ सरकार की थी, गवर्नमेंट की स्कूल्स में, हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ी हूँ मैं। लेकिन ये ऑप्शन देना आपको कि आप इनमें से अपनी चॉइस के हिसाब से, तुम्हें जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से तुम सब्जेक्ट पिक कर सकती हो। तीनों चारों स्कूल जो हमारे कस्बे में थी, एक केवल लड़कियों का स्कूल था, एक कोएड सरकारी स्कूल था, एक बॉयज़ स्कूल था। तो जो कोएड स्कूल था उसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती थी और मैंने वो निर्णय लिया कि मैं मैथ्स पढ़ना चाहती हूँ और इस स्कूल से पढ़ना चाहती हूँ, और मेरे पिता ने उसमें भी मुझे सहमति दी। सहमति से ज़्यादा रादर उन्होंने मुझे कहा कि मैं खुद चुनना सीखूँ, उस उम्र में भी चुनना सीखूँ, जो एक मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। आज भी बड़े-बड़े महानगरों में भी माता-पिता बच्चों को ये स्वतंत्रता देने में झिझकते हैं, जबकि मेरे पिता जो कि जिन्होंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है और पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से डिप्लोमा किया है, बावजूद इसके मानसिक स्तर पर वो बहुत लिबरल थे और बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारों के थे। इस कारण से हम आगे बढ़ पाए। माँ-बाप का बहुत पढ़ा-लिखा होने से ज़्यादा मुझे लगता है कि उनके अंदर संबल कितना है, उनके अंदर समाज की समझ कितनी है, यस। और दूसरे वो अपने बच्चों को एक रूटीन ढर्रे से अलग हटकर चाहते हैं कि वो कुछ करें, उसमें उनको आज़ादी देते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कि आपके बच्चे के परों में जान है, तो उसको उड़ने के लिए आसमान दिया जाए। आसमान दिया आपके जाए। पिता ने आपको वो आसमान दिया। जी। लेकिन एक बात मुझे थोड़ा-सा इसमें कंट्राडिक्टरी भी लग रही है, जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, कि जो पिता आपको इतना आसमान दे रहे थे और सारी सुविधाएं और आपकी ज़िंदगी किस तरह होनी चाहिए, उसमें पहला फैसला आपका होना चाहिए। वहीं मुझे ये भी पता लगा कि आपके पैदा होने के साथ ही कहीं आपके जीवन की डोर किसके साथ बांधी जाएगी, इसका भी कहीं उन्होंने हाँ, एक इशारा तय ये कर दिया। तब तक मैं पैदा नहीं हुई थी जी, इनफैक्ट। अच्छा पैदा नहीं हुआ। मैं ओह! मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरी जी। मम्मी एक्सपेक्ट कर रही थी और मेरे फ़ादर के फ्रेंड, तो उनकी वाइफ़ भी एक्सपेक्ट कर रही थी। क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुई थी और मैं पढ़ाई में कैसी निकलूँगी या मेरे पंखों में जान है या नहीं है, शायद वो उन्हें पता भी नहीं था। और दोस्तों ने बैठे-बैठे यूँ ही बातें की और कहा कि अगर लड़का-लड़की हो गए तो हम हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदल देंगे। अब 11th में ये बात हमारा खुलकर होता मेरे है। सामने आई थी, जी, जब मैं 11th में थी और लाडनो में पढ़ाई कर रही थी। और उस समय कुछ देर के लिए मेरे पापा भी थोड़े-से झिझके, थोड़े-से एक बार उनको लगा कि यार ये क्या हो गया? मैंने तो सच में कह दिया था, जबकि वो भूल चुके थे इस दौर में। बीच में जो हमें पढ़ाने पे इतना ध्यान देते थे, मेरी पहली कविता मैं 10 साल की थी तब लिखी थी, तो पापा थे जो एक लिफ़ाफ़ा लेकर आ गए घर पे कि नहीं, इसको हम बालहंस में भेजते हैं, बच्चों की मैगज़ीन है, फिर कभी नंदन, कभी चंपक में मेरी कहानियाँ भेज देते थे, कविताएँ भेज देते थे। पहली बार जब वो बात सामने आई, तो एक घर में प्रॉपर तनाव का माहौल निर्मित हुआ और एक बार के लिए लगा कि हाँ, नहीं। और अब मैं राजस्थान से, जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ अपनी ज़बान को बहुत वैल्यू दी जाती है, वचन को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो एक बार के लिए तो सच में काफ़ी काफ़ी टेंस माहौल बना था, जिस पर मैंने पहले भी कहा आपको, कभी मम्मा मना कर देती थी, कभी पापा मना कर देते थे। तो उस वक़्त मेरी माँ मजबूती से खड़ी रही। मुसीबत उन्होंने इतनी कहा थी कि आपको। नहीं, सगाई या रिश्ता या तिलक या ऐसा कुछ भी इस समय नहीं, क्योंकि बच्ची पढ़ाई अच्छा कर रही है। तो मेरी मम्मी बहुत मजबूती से उस समय डटी हुई रह गई थी, बाकी लगभग सगाई तक के लिए तैयारी हो चुकी थी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लाडनू का जो माहौल, जैसा आपने बताया कि उस तरह उतना सपोर्टिव माहौल लड़कियों के लिए नहीं था, और आप जब मोपेड लेके चलती थी तो एक अलग तरह का माहौल बन जाता था। उस माहौल से लाडनू की एक लड़की जो वहाँ पढ़ रही है और जिसकी आँखों में नॉर्मल लड़कियों की तरह नॉर्मल ख्वाब होंगे, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को क्रैक करना और आईएएस बनना, इस ख्वाब का जो पहला बीज है, वो आपकी आँखों में आया है। क्योंकि ये जो ख्वाब है, ये आँखों से बड़े ख्वाब है, और कई बार हम हार जाते हैं, हमको लगता है हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएँगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और वहीं पहले ही सोच में ये ख्वाब आपका टूट जाता है। लेकिन ना सिर्फ़ आपने ख्वाब देखा, बल्कि उसको ख्वाब को पूरा करने की हर संभव कोशिश की और आप मंज़िल तक पहुँची। ये कैसे आया ख़ैर? मैं 12th में थी और 12th में मैथमेटिक्स के साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। अगेन आई टॉप्ड द डिस्ट्रिक्ट। उस समय प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नवनियुक्त आरएएस ऑफ़िसर, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफ़िसर आए थे और
स्कूल में उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण लोक सेवा के बारे में दिया और लोक सेवा में आरएएस ऑफिसर्स या आईएएस ऑफिसर्स क्या काम करते हैं और किस तरह एक बड़ा प्लेटफॉर्म नीति निर्माण में और नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में मिलता है। उनके भाषण ने कुछ मूवमेंट मेरे अंदर कर दिया था, कुछ अजीब-सी हलचल पैदा कर दी थी, जिसके कारण से जो लड़की इंजीनियरिंग के लिए शायद तैयारी करने का सोच रही थी, अचानक से मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लूँगी और मैं लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री पढ़ूँगी। अगेन फिर से मेरे मम्मी-पापा की बात करना चाहूँगी कि ये बहुत कम होता है कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा हो, टॉप कर रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, पोटेंशियल है शायद इंजीनियरिंग कर सके। बावजूद इसके ये निर्णय लेना कि मैं प्लेन ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ बीए करना चाहती हूँ और बीए में वो सब्जेक्ट्स लेना चाहती हूँ जिससे यूपीएससी, आरपीएससी के एग्ज़ाम दिए जा सकें। और फिर मेरे मम्मी-पापा मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे और लाडनू में कोई कॉलेज भी नहीं था उस समय। जिस कस्बे में मैं पढ़ाई कर रही थी वहाँ कोई कॉलेज नहीं था जहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं था। हाँ, जैन विश्व भारती करके एक यूनिवर्सिटी ज़रूर थी बट वो जैन धर्म और जैन फ़िलॉसफ़ी पे उसके सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे। और मैं क्योंकि हिस्ट्री लिटरेचर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहती थी तो डिडवाना में एक कॉलेज है सरकारी कॉलेज डिडवाना जो दूसरे कस्बे में आता था और जसवंतगढ़ सुजानगढ़ के पास में एक कॉलेज है। अब ये राजस्थान के जो लोग हैं या नागौर के वो समझेंगे मैं किन एरियाज़ की बात कर रही हूँ। वहाँ सुजला कॉलेज वो भी सरकार की का एक कॉलेज था। मेरे पापा ने मुझे दोनों कॉलेज दिखाए। दोनों कॉलेज लेके गए, मुझे दिखाया बस से कितना वक़्त लगता है, दूसरी जगह जाने में कितना वक़्त लगता है और दोनों के फॉर्म लाके मुझे दे दिए और कहा कि जहाँ तू फॉर्म भरना चाहती हो वहाँ फॉर्म भरो, जो सब्जेक्ट लेना चाहती हो वो लो और जमा कर दो। और मैंने डिडवाना से सरकारी महाविद्यालय जो वहाँ का है, वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। तो मोड़ ज़िंदगी में आते रहे बट यूपीएससी के बारे में पहली बार ऑल थैंक्स टू वन आरएएस ऑफिसर जिन्होंने वो एक बीज डाल दिया मेरे अंदर। फिर कॉलेज में क्योंकि मैं लोक प्रशासन की विद्यार्थी थी तो लोक प्रशासन का विषय पढ़ते-पढ़ते भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में जानकारी मिली। किस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत की स्टील फ्रेम के रूप में भारत को जोड़ कर रख रही है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ बढ़ी। एक प्रोफ़ेसर हुआ करते थे मेरे कॉलेज में जो हमारी एनएसएस की एक्टिविटीज़ के कोऑर्डिनेटर भी थे, नाथूराम ढाका सर। वो कभी-कभार जब मुझे साइन करना होता था एक्टिविटीज़ के बाद में तो कहा करते थे कि कलेक्टर साहब ऑटोग्राफ दीजिए एंड वो मुझे बहुत झिझक होती थी जब वो ऐसा कहते थे कि वो क्यों कह रहे हैं सबके सामने क्योंकि बाकी भी विद्यार्थी आप अकेली थी जिनको वैसी बात बोलते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो उन्होंने सबसे पहली बार जो बोलने लगे क्योंकि मैं तो आरपीएससी की भी तैयारी के लिए तैयार थी, बैंकिंग के लिए भी मेरी इच्छा अपने पाँव पर खड़ा होने की थी और आत्मनिर्भर बनूँ और उसके बाद मैं ये सपनों के बारे में ज़्यादा सोच सकती थी क्योंकि जैसा मैंने बताया बार-बार रिश्ते आते रहते थे अलग-अलग दिशाओं से आते रहते थे। कभी मामा जी ने भेज दिया, कभी गाँव से दादी की तरफ से कोई रिश्ता आ जाता था, उनकी कोई जान-पहचान में कोई बता देता था। तो बहुत कठिनाइयों के बीच में हो रहा था, लेकिन वो एक प्रोफ़ेसर के तौर पे उन्होंने मतलब ये कहना शुरू किया कलेक्टर साहब ऑटोग्राफ दीजिए और आगे की जर्नी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से मास्टर्स किया। उसके बाद मैं एलिजिबल हुई थी क्योंकि डिडवाना से जयपुर का सफ़र वहाँ पे ये कैसे? ये भी देखिए डिडवाना से ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स में इंग्लिश लिटरेचर में करना चाहती थी और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स हमारे कॉलेज में नहीं था। कुछ एक सब्जेक्ट्स में उस समय मास्टर्स की सुविधा उपलब्ध थी। फिर से मेरे सामने 2 विकल्प थे। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से मास्टर्स करना या एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से और फिर से मुझे दोनों यूनिवर्सिटी ले जाके मेरे पापा ने दिखाई और कहा कि जहाँ फॉर्म भरना है, जिस जगह भरना है वहाँ का भर दो। समहाउ मुझे लगा कि मुझे जयपुर आना चाहिए क्योंकि जयपुर में मुझे आरपीएससी की या बैंकिंग की या यूपीएससी की तैयारी के बारे में उनकी किताबें कौन-सी होती है, उनके बारे में ज़्यादा बेहतर माहौल मिलेगा। बड़ा शहर है। बड़ा शहर है, अजमेर की तुलना में उस समय थोड़ा शांत भी था क्योंकि अजमेर में कुछ अलग तरह के उपद्रव होते रहते थे। तो लड़कियों के लिए भी थोड़ा ज़्यादा सेफ जयपुर था अजमेर की तुलना में।
आज सारे शहर एक जैसे हो चुके हैं, लेकिन उस दौर में थोड़ा-सा माहौल अजमेर में ठीक नहीं था। तो मैंने जयपुर का निर्णय लिया। बहुत बड़ा निर्णय था क्योंकि मैं पहली लड़की हूँ मेरे पूरे कुनबे आसपास के में क्षेत्र में। जिसने ये निर्णय लिया, मेरे पूरे फैमिली में, जिसने ये निर्णय लिया कि वो अकेली जाके जयपुर जैसे बड़े शहर में पढ़ाई करेगी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा, अब तो आप नेहरा जी, मेरे पापा को कह रहे थे कि अब तो आपकी लड़की पक्का भाग जाएगी। अच्छा। तो लड़की को अकेला पढ़ने भेजो, अब नाक कटा के ही रहेगी। और ये चीज़ मुझे लगता है कि आजकल अगर कम सुनने में मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। जी, ये बट बहुत बड़ी पहले हाँ, बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती थी, अगर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाओगे, बोलने का हक दोगे, वो अगर अपनी आवाज़ उठाएँगी तो निश्चित तौर पर वो आपकी नाक कटा देंगी। जब तक लड़की गूंगी है तब तक अच्छी है, जहाँ वो उसके बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। आवाज़ आई, वो आपका विरोध करना शुरू विरोध करेगी, करना जनरल शुरू परसेप्शन करेगी, बना। और जनरल परसेप्शन यही था। मैंने जैसा शुरुआत में भी कहा कि लड़कियों का मुस्कुराना या लड़कियों का हँसना या खुलकर बात रखना, ये एक बहुत बड़ी एक बगावत अलग माना छवि का जाता निर्माण था। कर देते हैं, ये बहुत यस, मॉडर्न लड़की है, देखो कैसे यस। खुलकर हँस रही, लड़कों से बात कर रही बात है, कैसे इस पे करें? भी उसकी आपकी एक छवि का निर्माण कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो फिर जयपुर के उस माहौल में कैसे, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई जितना आपने बताया वो सब एक हिंदी मीडियम से पढ़ाई, जी, और वो विषय भी आपके लिए आपने जो चूज किया वो अंग्रेजी का विषय था। जी। एक खास टैबू रहता है, खासतौर से हम छोटे शहर के लोगों के अंदर कि तो अंग्रेजी को लेकर एक बचपन से एक हवा खड़ा कर दिया जाता है, और उसमें आपने फिर निर्णय किया कि मैं एमए करूंगी और भी इंग्लिश लिटरेचर के साथ करूंगी। कितना आप उसके साथ कोप अप कर पाई, आपको लगा कि आप सही दिशा में फैसला लिया आपने? जब मैं जयपुर पहुँची, जिस समय मेरे एडमिशन लिस्ट में नाम आया था, उसके तुरंत बाद यूनिवर्सिटी के चुनाव भी होने वाले थे, स्टूडेंट यूनियन के। वैसे तो मैं अपने कॉलेज टाइम में सेकंड ईयर में स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी थी। अच्छा, ओहो। लेकिन मेरे कॉलेज में भी चुनाव काफ़ी तामझाम भरे और जी। काफ़ी टेंस चुनाव होते थे। बट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव और भी ज़्यादा तो आप ये इंटेंस हुआ डिडवाना की करते थे। बात कर रही हैं? मैं डिडवाना में वाह! स्टूडेंट यूनियन सिर्फ में थी। यूनियन की लीडर भी रह चुकी हैं। यस। अरे! ये तो मेरे को ये भी बहुत बड़ी बगावत है। समाज के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ी बगावत है। बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे से पहले पूरे कॉलेज के जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था, उससे पहले के इतिहास में सिर्फ़ एक ही लड़की ने आज तक फॉर्म भरा था, हुँ। और वो भी हार गई थी, वो जीत नहीं पाई अब थी। जीतने वाली पहली मैं लड़की पूरे जीतने क्षेत्र वाली, के वाइस प्रेज़िडेंट बनने वाली पहली लड़की मैं ही हूँ, और मेरे बाद फ़ॉर्च्युनेटली बहुत सारी लड़कियाँ अलग-अलग पदों पर हमारे कॉलेज में चुनाव जीत रही हैं, भाग ले रही हैं, और अब उसे उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह मेरे चुनाव लड़ने तो को देखा बहुत गया सारे था। काम को पहली बार करने का मुझे लगता है कि ये भी एक हाँ। तमगा आपके साथ हासिल है। उसमें भी ऐसा हुआ कि मैं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया हुँ, करती हुँ। थी, अखबारों में लिखा करती थी, मोपेड चलाती थी, हुँ, तो इस कारण से डिडवाना मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो गई थी हुँ। सेकंड ईयर के टाइम में, तो मैं कॉलेज वहीं पे हम रहने लग गए थे, मोपेड से आने-जाने लग गई थी। अगेन इस कारण से बहुत ज़्यादा लोगों में एक रोचकता का माहौल रहता था, एक क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी है। रहती थी कि टॉपर भी है, लिखती भी है अखबारों में, हुँ, वाद-विवाद में भाग लेती है, मोपेड चलाती है, प्लस खुद का ओपिनियन रखती है, हुँ। खुद अपनी सोच रखती है, क्लास में हर सवाल का जवाब देती है, मतलब हर वोकल है। सवाल के वोकल है। हाँ, वोकल। और उस मतलब वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भी बहुत ज़्यादा लड़कियाँ उस लड़कियाँ समय नहीं नहीं आती। आती थी, नहीं भाग लिया करती थी। इस कारण से मेरा नाम पहले से ही हो चुका था हुँ, कॉलेज में। तो हुँ, जब सेकंड ईयर में चुनाव की बात आई, मेरे पापा की उस समय खाटू करके एक गाँव है, वहाँ हुँ, पर जूनियर इंजीनियर करके पोस्टेड थे। हुँ, वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी की समस्या निर्मित हो चुकी थी, हुँ, और जलदाय विभाग में होने के कारण वो काफ़ी काम में ही व्यस्त थे। हुँ, मैंने उनको फ़ोन पर बताया कि मेरे पास ये ऑफ़र आया है, हुँ। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर वो मुझे चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और जैसा मैंने बताया, अब हुँ, तक उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि ना लड़ो या हुँ, लड़ो। हुँ, हुँ। उन्होंने सीधा कहा कि तुम जो ठीक समझो। क्या बात ये है। निर्णय पूरी तरह से तुम्हारा होना चाहिए। और जब मैंने हाँ भर दिया, अनफॉर्च्युनेटली उसी समय, हुँ, उसी वक़्त जो प्रेज़िडेंट के कैंडिडेट थे, हुँ, उनका हमारे उस तत्कालीन राज्य के एक बहुत बड़े लीडर के साथ अल्टरकेशन डिडवाना में ही हो गया था। ओके। इतना बड़ा अल्टरकेशन कि मेरे पापा पे बहुत प्रेशर आया कि हुँ, इसकी साइड से ये चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। हुँ, उस हुँ, अमुक पार्टी की तरफ हुँ, से या अमुक पक्ष की तरफ से हुँ, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बट मेरे पिता का ये तो मैं मानूँगी कि उन्होंने कभी मुझे पता तक नहीं चलने दिया।
उन्होंने मुझे पता तक नहीं चलने दिया कि उन पर इस किस तरह का तरह का दबाव आ रहा प्रेशर आ रहा है। और वो मुझे एक ही कहते थे कि कॉलेज के समय में जितना प्रचार करना है उतना प्रचार करो, वक़्त पर घर आ जाओ, टेंशन मत लेना कि जीतोगे या हारोगे। और मेरे खिलाफ मेरी ही जाति के 4 लड़के खड़े किए गए थे ताकि क्योंकि उस वोट डिवाइड बेल्ट हो में जाए। हाँ, वोट भी डिवाइड हो जाए। ये चीज़ भी उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये इस कारण से किया जा रहा है। और मैं सिर्फ़ कॉलेज के दौरान जो भी प्रचार करती थी या लोगों से कहती थी मुझे वोट दो, मेरा क्या मैंडेट है। लेकिन बाकी लड़के रात में भी हॉस्टल्स में जाके, जो बॉयज़ हॉस्टल्स थी, लड़कियाँ तो सर्विसिंग बहुत कम करना संख्या में, वहाँ वो उस समय भी करते थे। राइट। मुझे ये भी ज्ञात नहीं था और मेरे पापा मुझे रोज़ एक ही कहते थे, आराम से निश्चिंत होके सो जाओ, जीत लिखी है तो हो जाएगी। और बावजूद इसके कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर था मेरे कॉलेज में चारों तरफ से इवन राजनीतिक दबाव भी डाला गया था। और मेरे पापा की ट्रांसफ़र पाली कर दी गई। पहली बार उनकी ट्रांसफ़र नागौर ज़िले के बाहर पाली, जो हमारे यहाँ से लगभग 6-7 घंटे दूर था, वहाँ ट्रांसफ़र हो गई। फिर भी उन्होंने मुझे नहीं पता चलने दिया कि ये हो रहा तो है। इस तरह का जब डिस्कम्फर्ट का माहौल आपके सामने हो रहा था, हाँ। फिर भी आप अडिग रहीं कि मैं चुनाव लड़ूँगी क्योंकि भी? मुझे पापा ने एक तो पता नहीं चलने दिया और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम थोड़ा ज़बान को लेके ज़िद्दी लोग रहे हैं। और एक बार कह दिया तो अब जब पीछे नहीं हाँ, हटना। पीछे हटना जो है वो थोड़ा-सा स्वभाव में भी नहीं था। और जब रिज़ल्ट आया, लोगों की अपेक्षा के विपरीत, मेरे अलावा उस पक्ष से बाकी चारों कैंडिडेट हारे थे। क्या बात मैं एक ही कैंडिडेट थी जो उस समय जीती थी। और शायद उस समय जिस तरह का तनाव निर्मित किया गया था, उसके जी। कारण मेरी राजनीति से रुचि कम हो गई जो एक बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, बट मुझे एक लग रहा है इसमें बड़ी अच्छी बात नज़र आ रही है कि सामाजिक तौर पे मुझे लगता है ये पहली बड़ी विजय, बाकी जितनी विजय आपकी हुई, ये आपकी व्यक्तिगत विजय थी। यस। आपने एक पढ़ाई विषय लिया, उसमें आपने टॉप किया। लेकिन आपके इरादों को अगर समाज का एक बड़ा पक्ष कहीं समर्थन देने लगता है वोट के फॉर्म में, तो मुझे लगता है ये एक्सेप्टेंस सोसाइटी में कहीं न कहीं आपकी मेधा की, आपकी प्रतिभा की और आपकी दुनिया से अलग होने की, इसकी कहीं एक्सेप्टेंस सोसाइटी आपको थोड़ा-थोड़ा देनी लगती बिल्कुल, क्योंकि उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी आया। राइट। जब बाद में मालूम चला सब, पापा की ट्रांसफ़र का कारण और सब चीज़ें, और जब समझ आने लगी कि कितने ज़्यादा प्रेशर और टेंस माहौल में, जब बाकी सब पे दबाव था, कॉलेज के स्टूडेंट्स पे बहुत दबाव था, अलग-अलग फिर भी अगर एक कॉलेज जो कि 5 तहसीलों को कैटर करता था उस समय, उन सब विद्यार्थियों ने मुझे चुनने का निर्णय लिया था। तो वो एक जिसको कहते हैं ना सिक्का मोड़ तब कि कहीं न कहीं आप में जो पोटेंशियल है, जो कैलिबर है, उसको आपके अलावा, आपके परिवार के अलावा भी कुछ और लोग पहचान रहे थे। पहचान रहे हैं, उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जी, जी। तो वो जो आग थी, उस आग ने मुझे लगता है और तेज़ी से कहीं भड़कना शुरू किया कि नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं जो कुछ नया करूँगी, उसमें मेरे जीतने की उम्मीद भी है। क्योंकि आपको एक जीत मिलती है तो हौसला बढ़ता है। हौसला बढ़ता है। हम अंग्रेजी साहित्य पे थे, तो मैं जी। उस समय वहाँ यूनिवर्सिटी में माहौल, क्योंकि मैंने मेरे कॉलेज का माहौल देख रखा था, तो निर्णय ये लिया कि मैं एक बार यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस हो जाएँ, उसके बाद जॉइन करूँगी। इस कारण से ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में लोगों के ग्रुप्स बन चुके थे, ओके। दोस्ती हो चुकी थी सब लोगों की, और मैं एक आउटसाइडर के तौर पर किसी एक छोटे से कस्बे से, और जो कुछ लेट आई थी, और लेट आने का नतीजा ये था कि अब मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी। वहाँ मेरे समय में इंटरनेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स, कनोडिया कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, यहाँ के बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे और काफ़ी इंग्लिश भी बोलते थे और हैप माने जाते थे। हैप माने जाते थे, कपड़ों में हैप थे, मॉडर्न बच्चे थे। और मैं तब तक या तो मेरी मम्मी मेरे कपड़े सिला करती थी, या मैंने भी सिलाई सीख रखी थी, तो मैं अपने कपड़े खुद सिला करती थी। सलवार कमीज ट्रेडिशनल, बहुत कन्वेंशनल ट्रेडिशनल लड़की थी। ना तो मैं किसी से दोस्ती कर पाई अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में। मुझे लगता था मैं बहुत बड़ी मिसफिट हूँ। जिस लड़की को कॉलेज तक, स्कूल टाइम से ही फॉर दैट मैटर, मॉपेड चलाने के कारण अच्छी अटेंशन मिलने लग गई थी, जो वो पसंद नहीं करती थी, आज इस जयपुर में एक अदद दोस्त मिलना भी, एक ऐसा फ्रेंड या फ्रेंड, ऐसी फ्रेंड जिसके साथ आप बात कर शेयर सको या कर शेयर सकते कर हैं। सको, वो भी नहीं। क्योंकि
आप अचानक से मिसफिट फ़ील कर रहे हो, आप अचानक से फ़ील कर रहे हो कि नहीं, आप किसी एक छोटी-सी जगह के तो ठीक थे, लेकिन इस बड़े महासागर में आप अपने आप को बेचैन-सा, जैसे आप तो बिलॉन्ग ये नहीं जगह करते हो यहाँ आपके से, लिए ये नहीं है। जगह आपके लिए नहीं है, ये आप यहाँ फिट नहीं होंगे। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में क्लास में ज़रूर मैं शांति से बैठी रहती थी, बैक बेंचर बनी लाइफ़ में, पहली बार पीछे बैठती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं इन बच्चों के ना तो लायक हूँ, ना इनके बराबरी की हूँ। लाइब्रेरी में बैठती थी और खूब पढ़ाई किया करती थी, बहुत। 2 ही चीज़ें की मैंने यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करते हुए। एक तो मैंने डिबेट्स में बहुत भाग लिया और न्यूज़पेपर्स में काफ़ी कहानियाँ, कविताएँ वगैरह लिखती थी और पढ़ाई करती थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया, तो फर्स्ट ईयर में रिज़ल्ट ऐसे पता नहीं चलता है कि यूनिवर्सिटी का टॉपर कौन है। डिपार्टमेंट मैंने टॉप किया तो थोड़ा-सा यूँ निधि चौधरी कौन, निधि चौधरी कौन? बट मुझे फिर भी ऐसा लगा कि नहीं, ये गलती, ठीक है, मार्क्स आ जाते हैं, मार्क्स तो बिकॉज़ मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, इस कारण से मार्क्स आ गए, बट फाइनल ईयर में कुछ भी हो सकता है। फिर फाइनल ईयर का जब रिज़ल्ट आया, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी एंड पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और भी बहुत सारे ज़िले हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के नीचे हैं, और उन ज़िलों के बहुत सारे कॉलेज अटैच थे यूनिवर्सिटी से एंड आई टॉप दैट यूनिवर्सिटी। आई बिकेम द फर्स्ट गर्ल टू टॉप, आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माय एंटायर विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट जिसने इंग्लिश लिटरेचर में टॉप किया है। और उस दिन भी मुझे, मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे अपने अंदर पहले वाला विश्वास कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ नहीं था। जब मुझे ये मेडल भी दिया गया, मुझे राज्य सरकार की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पुरस्कार राशि दी गई, तब भी मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे स्पोकन इंग्लिश नहीं आती थी, क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, मैं लिखने में बहुत आप लिख अच्छी लेती थी, थी। लेकिन जब कोई बोलना टॉप होता कर है। रही हूँ, बावजूद इसके बोलना नहीं आता था, इसलिए मुझे कहीं न कहीं अंदर लगता था जैसे नहीं, ये मैं शायद डिज़र्व नहीं एक बड़ा करती। महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी ग्रुप है, जिसको लगता है कि वो सिर्फ़ इस वजह से कमतर है क्योंकि वो अच्छी अंग्रेज़ी बोल नहीं पाता। भले वो ज्ञान में कई गुना ज़्यादा बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले लड़कों से या लड़कियों से हो। इस कॉम्प्लेक्स से धीरे-धीरे आप उभरी। आपने अपने आप को कहीं एक बेहतर अंग्रेज़ी में बोलने वाला भी एक अच्छा वक्ता बनाया। मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है जब आपकी तरफ से एक ऐसे मशवरा, एक ऐसी राय उन सारे छोटे शहर, गाँव के, कस्बों के बच्चों के लिए जाए, जो ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ी आपके इंटेलिजेंस को मापने का एक बड़ा पैमाना है। ऐसा पहली बात नहीं है, और दूसरे, भाषाएँ कोई भी सीखी जा सकती हैं। जिस वक़्त भी आप ये फैसला कर लें कि मुझे ये भाषा के तौर पे सीखना है, ये आपके इंटेलिजेंट होने की स्टैंपिंग नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसको हम आसानी से सीख सकते हैं और वो कोई अकेला पैमाना नहीं। ये मैसेज ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से जाए। मैं अपनी ज़िंदगी के बिहाफ़ पर आप सबको कह सकती हूँ कि ए कोई भी भाषा ना तो कमतर होती है, ना अच्छी बेहतर होती बेहतर है। होती है। सभी भाषाएँ हज़ारों सालों से इवॉल्व होती है और हर भाषा में कुछ ख़ास बात है। अंग्रेजी, क्योंकि भारत में अंग्रेजी राज रहा था और अंग्रेज़ों का राज आधे दुनिया में रहा था, इस कारण राइट। से आज एक ग्लोबल भाषा ज़रूर है। लेकिन ये हम में से किसी को नहीं मानना चाहिए कि हमारी अपनी भाषाएँ, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया, संस्कृत, कोई भी भाषा, आपको जो भाषा आती है, अगर वो आपको बहुत अच्छे से आती है, उसकी गहरी समझ है, उस भाषा पर आपकी पकड़ है, तो आपको कहीं पर भी ये नहीं समझना चाहिए कि आप यहाँ बिलॉन्ग नहीं करते। राइट, यू राइट। डू नॉट बिलॉन्ग टू दिस टेबल। ओके। ये बिल्कुल सोच के साथ आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने अंग्रेजी भाषा इसलिए सीखी क्योंकि मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई में मेरी पहली पोस्टिंग हुई हुँ। और चेन्नई में हिंदी भाषा के कारण हिंदी भाषा में ज़्यादा वार्तालाप करना संभव नहीं होता है। तो मैंने धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा बोलना शुरू किया वहाँ पर। पहली बार अंग्रेजी में लोगों के साथ संवाद साधना शुरू किया और धीरे-धीरे सिर्फ़ 2 साल के मेरे टेन्योर में भाषा पर इतनी पकड़ आ गई कि जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का निर्णय लिया तो मैंने इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम लिखा। लेकिन अगर मैं हिंदी मीडियम से लिखती तो शायद मेरे 4 नंबर ज़्यादा आते। हुँ, हुँ, हुँ। मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि मेरी हिंदी पर पकड़ ज़्यादा अच्छी थी हुँ। और मैंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और उससे पहले के सारे एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से लिखे थे।
बट उस दौर में जब मैं लिख रही थी, मेरे मन में शायद यही ख़्याल जो हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चों में और दुनिया भर के बच्चों में रहते हैं कि अंग्रेजी में परीक्षा लिखनी चाहिए, अंग्रेजी से अच्छे मार्क्स आएँगे या अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छा साहित्य है या ज़्यादा अच्छा मटीरियल उपलब्ध है, वो मेरे दिमाग में भी थी। मेरी बहन ने हिंदी मीडियम से यूपीएससी क्लियर किया है, वो उससे आईपीएस बनी है। लेकिन जब मुझे अंग्रेजी आने लग गई, अंग्रेजी बोलना आने लग गया, कहीं न कहीं मुझे मन में लगा कि अब मुझे इसी भाषा के साथ परीक्षा देनी चाहिए। अगर मैं हिंदी भाषा के साथ परीक्षा देती, तो निश्चित तौर पर मेरे कुछ नंबर और ज़्यादा आते। तो आपकी जो मूल भाषा है, अगर आपको उसमें अच्छा संप्रेषण आता है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरी भाषा के लिए आप दूसरी भाषा एक भाषा के तौर पे ज़रूर सीखें। लेकिन अगर आपका बेहतर संप्रेषण आपकी मूल भावना, मूल भाषा में है, तो आप उसको ज़रूर आगे प्रोफ़ेशनल और पर्सनल आपको कैरी करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपसे पता चली। भाषा देखिए सिर्फ़ एक आपके जो आपके अंदर है उस संवाद स्थापित करने के लिए उसका एक मीडियम होती है। माध्यम मात्र है। उससे ज़्यादा उसको महत्व देना नहीं चाहिए। अब आपने एक बड़ी अच्छी बात की, एक तो आपका रिज़र्व बैंक में जो सिलेक्शन हुआ, उसकी एक कहानी ज़रूर रही होगी। लेकिन उससे बड़ी कहानी, बहुत कम लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, जो पहले एक लकीर खींचते हैं जो ऑलरेडी बड़ी होती है, उसके अपने पस-मंज़र के साथ, उसके अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से आप ताल्लुक़ रखती थी, रिज़र्व बैंक का एक बड़ा अधिकारी होना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ख्वाब इतने बड़े होते हैं कि बार-बार उनकी आँखों में वो ख्वाब टूटते हैं, लेकिन उनकी जो किरचें होती हैं ख्वाब की, वो आपको जगे रखने के लिए और आपकी आँखों को लगातार खुला रखने के लिए प्रेरित करती हैं। निधि जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। इनका जो ख्वाब था कि मैं एक दिन दुनिया के सबसे कठिन प्रतियोगिता के दरवाजे को तोड़कर मैं अंदर आऊँगी, और आप अंदर आईं। और उसके पीछे बहुत सारी आपकी परिश्रम, बहुत सारी रातें जली होंगी। बहुत सारे जो नॉर्मल कंफर्ट ज़ोन होंगे, उन ज़ोन को आपने तोड़ा होगा और आपको लगा होगा कि मेरे पास ये जो 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे का मैं सबसे अच्छा इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि कई बार हम लाइफ़ में अपने बैकग्राउंड की वजह से माइनस में रहते हैं। हमको तो पहले बाकी बच्चों के बराबर पैरेलल आना पड़ता है और फिर हमको वहाँ से उड़ान भरनी पड़ती है। तो कोई प्लेन अगर गड्ढे से जो है टेक ऑफ कर रहा है, तो उसके लिए और मुश्किल हो जाती है। आपके साथ भी कई ऐसी चीज़ें रहीं। वो यूपीएससी क्रैक करने की जो कहानी थी, वो मुझे एक बार आप बताएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे छोटे शहर में जब इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो उनके अंदर वो आग भी आएगी और उनके अंदर ये आएगा कि अगर लाडनू और डिडवाना से आई हुई एक लड़की निधि चौधरी अगर वो आईएएस बन सकती है, तो मैं भी बन सकती हूँ। मेरा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई में 2006 में सिलेक्शन हो गया था और आरबीआई में ही मुझे मेरे जीवन साथी मिले। शादी हो चुकी थी। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट बेबी, मेरा बेबी होने वाला था। मैं गर्भवती थी जिस समय मेरी बहन का आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और उसने एक बार फिर से मुझे प्रेरित किया। उसने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ़ इसलिए अपने सपने को दबाकर नहीं रखना चाहिए कि मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। इनफैक्ट मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के तौर पर जब जॉब कर रही थी, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर की सैलरी उस समय भी आईएएस से अच्छी थी, सुविधाएँ ज़्यादा अच्छी थी। देश के बड़े महानगरों में मेरी पोस्टिंग्स थी। चेन्नई के बाद कोलकाता पोस्टिंग थी जब मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं जिन सपनों के साथ बड़ी हुई हूँ और मैं जो बदलाव चाहती हूँ समाज में अपने जीवन के माध्यम से या अपने कर्मों के माध्यम से, वो अगर मैं आईएएस जॉइन करती हूँ, उसके बाद जिस तरह का बदलाव ला सकती हूँ अपने आसपास के लोगों के बीच में और जहाँ-जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी, वो मैं किसी और जगह नहीं कर पाऊँगी। उसने मुझे फॉर्म भरने के लिए तब कहा जब मैं अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी और परिवार में ख़ास तौर पर मेरे मम्मी-पापा ने, मेरे ससुर जी ने, उस समय मेरी सास भी थी, ससुर जी भी थे, सब ने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया। मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं यूपीएससी लिखती हूँ, तो मेरी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। आरबीआई में हम दोनों साथ में जाते हैं ऑफ़िस, साथ में वापस आते हैं, फिर परिवार बिखर जाएगा। मेरे मन में ये चिंता भी थी और बच्चा कैसे बड़ा होगा। तो मम्मी-पापा, सास-ससुर दोनों चारों ने ये कहा कि हम बच्चा पाल लेंगे, तुम अपने सपनों को पूरा करो क्योंकि तुम जीवन भर ये रिग्रेट रखो कि मैं सिर्फ़ इसलिए मैंने सही वक़्त पर ये एग्ज़ाम नहीं लिखा, जब मैं दे सकती थी तब मैंने प्रेगनेंसी के कारण या शादी के कारण नहीं लिखा। ये रिग्रेट मत पालना।
तुम परीक्षा की तैयारी करो। और मेरी बहन ने एक बड़ा मजाकिया तरीके से कहा कि जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सीख लिया था, अगर तुम यूपीएससी की तैयारी तब करती हो जब यू आर हैविंग अ चाइल्ड, तो तुम्हारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो उसने मजाक मजाक में कहा था। मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि कहीं पर भी ट्रांसफ़र होगी और जिस पल में ऐसा लगेगा कि परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है, उस दिन मैं हाउस हस्बैंड बन जाऊँगा। क्या बात एंड ये इस तरह का जो सपोर्ट और जो मोटिवेशन चारों तरफ से मुझे घरवालों ने दिया, उस कारण से मैं यूपीएससी का फॉर्म लिख पाई। मैंने खुद ने ही शायद थोड़ी स्वयं प्रशंसा ज़्यादा कर भी दी है कि मैं हर बार पढ़ाई में टॉपर थी और लिखती रहती थी है? वो न्यूज़पेपर्स सच में। है। वो सच है या जो भी, बट शायद इस कारण से मेरे लिए सिलेक्शन जब मैंने पहली बार भी भरा था, तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई से कट ऑफ हो चुकी थी। इनफैक्ट मैंने आरबीआई में सिलेक्शन के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक और मास्टर्स किया। मैं उसमें भी मैंने टॉप किया है और यूजीसी नेट भी किया था। तो पढ़ाई से मेरा कनेक्शन चल ही रहा था, पढ़ाई मैं कंटिन्यूअसली कर रही थी। लिखना मुझे आता था, मैंने सिर्फ़ अपना मीडियम बदला था और एक बहुत कठिन माहौल में जब मैं एक जॉब भी कर रही थी और एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी, उस समय मैंने यूपीएससी की तैयारी की। थैंक्स टू द फैमिली सपोर्ट, क्योंकि मेरे सभी परिवार वाले मेरे साथ खड़े थे और मुझे मोटिवेट कर रहे थे। और शायद ईश्वर की भी कृपा रही होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी क्लियर कर पाई और मेरे बर्थडे के दिन यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था। क्या बात सो 2011 का रिज़ल्ट जो है वो 11 मई 2011 को आया है। ओके। और उस दिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में हो तो गया एक था। महिला जो शादीशुदा भी हैं और गर्भवती हैं, वो भी अगर ये फैसला लेती हैं कि मैं वो करना चाहती हूँ जो मैंने कभी अपने ख्वाब में देखा था, वो सपने भी पूरे हो सकते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी आपके खिलाफ हों, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला और उसके पीछे का जुनून आपको उस ऊँचाई तक पहुँचा सकता है। बड़ी अच्छी आपने एक बात कही कि आपके पति ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं ऐसी स्थिति आती है कि आपका कहीं और ट्रांसफ़र होता है, मैं हाउस हस्बैंड होने के लिए भी तैयार हूँ। आज के वक्त में जो अभी भी सोसाइटी भारत की देखा जाए तो पुरुष तत्तात्मक है और एक व्यक्ति आपके लिए, आपके कैरियर, आपके सपनों के लिए, आपके पीछे खड़े होने के लिए भी तैयार हो। ये वही इंसान हो सकता है जो आपको बहुत प्यार करता हो, जिसने आपको इतना प्यार किया हो कि हर तरह के बलिदान के लिए वो तैयार है। वो जो मुलाकात आपकी है आपके पति से, वो कहाँ मुलाकात हुई? मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरत कहानी है और वो भी लोगों को पता चलना चाहिए कि हम कई बार कुछ रिश्ते हमारे लिए कोई दूसरा तय कर देता है और उसमें बहुत तरह की परेशानियाँ आती हैं, खास तौर से जो बहुत पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, क्योंकि आपके जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपका जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, वो सबके साथ मैच नहीं करता। लेकिन जब हम कई बार खुद से कोई एक रिश्ता अपने लिए चुनते हैं और उस पे यकीन करते हैं, वो रिश्ता हमारे लिए कितना खूबसूरत हो जाता है और वो सोसाइटी के लिए भी बहुत एक अच्छा रिश्ता बनता है। तो मुलाकात आपकी आपके पति से कैसे हुई और वो रिश्ता कैसे डेवलप हुआ? उसके पीछे की कहानी? हम दोनों ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में 2006 का हमारा बैच है। आरबीआई की ट्रेनिंग जो होती है ऑफ़िसर्स की, वो चेन्नई में होती है। तो हम पहली बार रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज तेनाम्पेट में मिले थे और 2 महीने की ट्रेनिंग है। मुझे नहीं मालूम मेरे हस्बैंड ने मुझ में क्या देखा था, बट उन 2 महीनों में काफ़ी मशक्क़त से वो प्रयास करते रहे मुझे मनाने का, मुझे कन्विंस करने का। लेकिन मैं राजस्थान में काफ़ी छोटे कस्बे से हूँ और जिस समुदाय से बिलॉन्ग करती हूँ उसमें हम ये कहते हैं कि हमारा वोट भी हम हमारी ही जाति में देते हैं और राइट, हमारी राइट। बेटियाँ भी हमारी ही जाति में देते हैं। बिल्कुल। और ये मैं बचपन से सुनती आई थी और मुझे पता था कि इंटरकास्ट मैरिज जो है वो बहुत बड़ा पाप है। एक बार के लिए आप पढ़ाई करके नौकरी लग लग जाए, अलग-अलग शहरों में आप काम करें, ये फिर भी एक्सेप्ट होता है। लेकिन किसी भी कीमत पे अपनी दूसरी कास्ट जाति के में बाहर दूसरी शादी जाति करना में, दूसरे बिल्कुल धर्म में जाति, एब्सोल्युटली नो ये नो है। एब्सोल्यूट नो-नो था। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो करते रहे, उनकी तो आरबीआई कोलकाता में इस दहलीज पोस्टिंग को हुई। पार कैसे किया आपने? क्योंकि ये बड़ा माइंडसेट आपने बिल्कुल सही राजस्थान का जो माहौल है, जो परिवेश है, उसमें किसी लड़की के लिए जो ऐसे ट्रेडिशनल माहौल से आई है, ये एक बड़ी दहलीज है। इसको क्रॉस करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल मानसिक तौर पे रहा होगा। ये कैसे आपको लगा कि नहीं अब ये बिल्कुल अब मेरे हस्बैंड बहुत ही कंसिस्टेंट रहे। और मेरा भाई उस समय आईआईटी चेन्नई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा था।
वो जब उनसे मिला एंड भाई क्योंकि आईआईटी में पढ़ रहा था, काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट का लड़का है। उसने जब मिला देव से पहली बार उसने तुरंत ही इज़ द वन वो उसने फिर मम्मी-पापा को कन्विंस किया। लेकिन सारे रिश्तेदार मान जाएँगे या सब लोग गाँव के लोग मान जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जिस तरह का हमारे समाज में होता है, लोग उल्टी-सीधी बातें करने लग गए और ये कहने लग गए, हम तो कहते ही थे अगर ज़्यादा पढ़ाएँगे तो नाक कटा देगी, जयपुर भेजा था तब भी बताया था, बाहर पहली बार भेज रहे हो तब भी भाग जाएगी, अब भाग गई है, पता नहीं किस धर्म में शादी की है, किस जाति में शादी की है, तो इस तरह के बहुत ताने मारे गए। लेकिन मैं चेन्नई में थी, देव कोलकाता में थे, तो हम तक ये ताने उतने पहुँचे नहीं। लेकिन अगेन मेरे मम्मी-पापा ने सब झेला, सब देखा, सारी टेंशन, सारा तनाव, सारी चिंताएँ खुद अपने ऊपर ली और हमें आशीर्वाद दिया। जो उनके एंगल से अगर मैं देखूँ, वो जहाँ से आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। असली बगावतें और असली चुनौतियाँ झेलना और असली हदें पार करना, वो मेरे माता-पिता का ने किया है। मैं तो शायद अगर उनके एंगल से देखूँ तो मुझे तो अभी तक आसमान को छू लेना चाहिए था। नहीं, आपने आसमान छुआ है, उन्होंने आपका आसमान थोड़ा और ऊँचा कर दिया, सिर्फ इतना फ़र्क हुआ। और बहुत अच्छी आपकी ये कहानी भी रही और मुझे लगता है एक बार आईएएस होने के बाद फिर दूसरे तरह की परेशानियाँ भी शुरू होती हैं। कई बार जब तक हमारे पास एक दूर से देखा हुआ ख्वाब होता है, वो पूरा हो जाता है और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए एक वैक्यूम हमारी ज़िंदगी में आता है कि जिसको हम चाहते थे, वो हमें मिल गया, अब क्या? उसमें आपकी बहुत अलग-अलग तरह की पोस्टिंग्स होती हैं, बहुत जगह पे आपको जाना पड़ता है और एक बड़ा परसेप्शन ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में है कि साहब ये पोस्टिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, ये पोस्टिंग बहुत अच्छी है, इस पोस्टिंग में करने को कुछ नहीं है और इस पोस्टिंग में बहुत दबाव है। इस तरह की बहुत सारी बातें चलती हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे कोई ऐसी पोस्टिंग मिली है, जिसमें मेरे पास काम करने की वो गुंजाइश नहीं है, जो मैं चाहती हूँ अपने लिए? क्योंकि आप समाज को भी चाहती थी कि मैं उसके लिए कॉन्ट्रिब्यूट करूँ, अदरवाइज़ रिज़र्व बैंक की जो जॉब है, वो आपको पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए तो उसमें सब कुछ था। लेकिन आईएएस बनना सिर्फ़ आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, उसमें समाज के लिए ज़्यादा कॉन्ट्रिब्यूट मैं किस थ्रू कर सकती हूँ, उसमें कहीं एक योगदान इसका था। ऐसा कभी आपको लगा कि नहीं यार, मुझे क्यों ये पोस्ट दी गई, मैं कश कर नहीं पाऊँगी कुछ? यहाँ मैं सभी लोगों से जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनको इतना कहना चाहूँगी कि आईएएस में आपको जो भी पोस्टिंग दी जाए, जिस भी डिपार्टमेंट में दी जाए, सभी जगह आप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। आप पर जवाबदारियाँ रुकती हैं और आपको अधिकार दिए गए हैं। इस कारण से कोई भी पोस्टिंग, साइड पोस्टिंग या पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं होती है। इनफैक्ट मैं फ़िलहाल जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स की डायरेक्टर करके काम कर रही हूँ, मेरा ऑर्डर अप्रैल में आया था, अप्रैल 2024 में। और मुझे बहुत सारे मेरे जो शुभचिंतक हैं, बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व में भी कुछ लोगों ने कहा कि ये एक म्यूज़ियम की पोस्टिंग है। भले ही केंद्र सरकार की पोस्टिंग मुझे चाहिए थी और मैंने खुद ने अप्लाई किया था कि मुझे केंद्र सरकार की मुंबई स्थित पोस्टिंग मिले। लेकिन एक म्यूज़ियम में बैठ जाना, उससे पहले मैं राज्य की स्किल कमिश्नर, एम्प्लॉयमेंट कमिश्नर और स्टार्टअप मिशन की सीईओ थी। डीवीईटी का मेरे पास चार्ज था, काफ़ी ज़्यादा चार्ज और पूरे राज्य का कारभार एक तरफ है आपके पास और आप अचानक से एक गैलरी में, आर्ट गैलरी की डायरेक्टर बन के बैठती हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा साइड पोस्टिंग हो गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर जगह काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स का एक उदाहरण देना चाहूँगी कि यहाँ 2023-24 में मेरी जॉइनिंग से पहले साल भर में सिर्फ़ 2 शो हुए थे। उससे पहले वाले साल में भी सिर्फ़ 2 शो हुए थे और हार्डली आप उँगलियों पर गिन सको इतने कुछ कल्चरल इवेंट्स रखी थी ऑडिटोरियम में। पिछले मेरी पोस्टिंग के बाद मैंने 16 एग्ज़िबिशन्स यहाँ ऑर्गेनाइज़ की हैं। एग्ज़िबिशन इज़ अ फुल फ्लेजेड एक्टिविटी क्योंकि हम नए कलाकारों की एग्ज़िबिशन नहीं करते हैं, काफ़ी वरिष्ठ कलाकार जो होते हैं, रिनाउंड आर्टिस्ट होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव शोज़ किए जाते हैं। तो हमने अ,
कुछ शोज़ ऐसे किए जैसे नवस्पर्श, जिसमें 150 महिला प्रिंट मेकर्स का शो हम एक साथ लेकर आए। रामायण, जिसमें रामायण पे जो कलाकारों ने काम किया है, वह बहुत वरिष्ठ कलाकार, उनका देश भर से अलग-अलग गैलरीज़ से काम मँगवा के किया गया। अभी फ़िलहाल हमने कृष्ण खन्ना का शो किया, जो 30 अलग-अलग जगहों से, संस्थाओं से, प्राइवेट कलेक्टर से लेके किया गया। 6 इंटरनेशनल शोज़ किए हमने। और मुंबई के बाहर उड़ीसा में हमने पहली बार एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स का शो लेकर गए, और कहाँ उँगलियों पर गिनने लायक एक्टिविटीज़ होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज़, और पिछले सिर्फ 1 साल में 110 कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं मुझे लगता है पिछले एनजीएमए 10 में। साल में जितना काम हुआ जितना उसको आपने 1 साल में सो कर दिया। ये आप किस तरह अपने काम को देखते हैं, आप किस तरह अप्रोच करती हैं, किस तरह कोलैबोरेट करते हैं अलग-अलग संस्थाओं के साथ। अब हमारे यहाँ बुक लॉन्चेस हो रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं, कवि सम्मेलन हो रहे हैं, डांस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अभी परसों टैंगो फेस्टिवल रखा हमने, सो अर्जेंटीनियन डांस परफॉर्मेंसेस वहाँ हुई है। कोई भी पोस्टिंग पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं है। आप जहाँ जाते हैं, अगर आप में वही शिद्दत, वही जुनून है, जिसके साथ आपने जॉइन की थी पोस्टिंग, सर्विस जॉइन की थी, अगर आप वो जुनून कंटिन्यू रखते हैं, वो ड्राइव कंटिन्यू रखते हैं, तो किसी भी जगह आप काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते आपको इतने अधिकार मिले हुए हैं, जैसा कि निधि जी ने कहा कि आपके पास अगर एक अपॉर्चुनिटी है, आप समाज में एक बेहतर जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो हर पोस्टिंग में बिल्कुल कुछ नवाचार करने की आपके पास गुंजाइश होती है, और जैसा निधि जी ने किया। इसके साथ-साथ देखिए, आपके इस पहलू पे तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि निधि जी सिर्फ एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। आपके डायमेंशन में, आपके आयाम में बहुत सारे दूसरे आयाम जुड़े हुए हैं, और एक सबसे खूबसूरत मुझे पहलू लगता है, कोई भी व्यक्ति अगर वो कवि होता तो मुझे लगता है कि अंदर से वो बहुत एक अच्छा इंसान होगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे इंसान नहीं होते, आप अच्छी कविता नहीं कर सकते। आपकी मन की मिट्टी जब तक गीली नहीं होती, तब तक आप अच्छी कविता नहीं कर सकते। ये क्या बचपन से आपके अंदर, जैसा आपने ज़िक्र किया 10 साल की उम्र में भी शायद आपने कविता लिखी थी, लेकिन कविता आपकी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी, और आप अपने एक्सप्रेशन को बार-बार कविताओं के ज़रिए एक्सप्रेस करेंगी। तो कई बार जो जनरल परसेप्शन एक आईएएस अधिकारी की होती है कि बड़ा सख्त मिजाज होता है, क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से चीज़ों को हैंडल करना होता है। कवि उसके बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बड़ा सॉफ्ट साइड जीव होता है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इन दोनों को बैलेंस करने का भी जो काम होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। कैसे आप, जब आपको शाम को आप घर आती हैं, अपने बच्चों के साथ मिलती हैं, नेचर को देखती हैं, तो अंदर का कभी जगता है, या आपको लगता है कि मैं कोई भी काम करूं, मेरे अंदर का जो एक बायां हिस्सा है वो हमेशा कभी रहता है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन का सख्त होना जो है, वो एक कॉलोनियल लेगेसी है, और आज़ाद भारत का प्रशासन संवेदनशील प्रशासन होना चाहिए, और मेरा कवि होना मुझे एक अच्छा प्रशासक बनाता है। क्योंकि मैं लोगों का दर्द ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा गहराई से फ़ील कर सकती हूँ। आपने सही कहा कि कविता जो है वो कहीं गीली मिट्टी मन के गहराइयों में जो होती है, एक कविता भी है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। सो अगर आप प्रशासक होने के नाते भी एम्पैथी रखते हैं, जो सबसे बड़ा अगर कोई एक एट्रिब्यूट किसी प्रशासक में होना चाहिए, लोक सेवक में होना चाहिए, तो वो ये है कि आप दूसरे का दर्द अनुभव कर सकते हैं क्या? उसकी तकलीफ़ अनुभव कर सकते हैं क्या? तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुर्सी पर जब बैठती हूँ, तो ज़्यादा कवि बनी रहूँ। तो आप ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मानवीय तरीके से किसी समस्या का समस्या को समाधान देख कर सकती सकते हूँ। हैं। बहुत अच्छी आपने बात की। कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही है जब कोई एक बहुत ही गरीब, परेशान व्यक्ति आपके पास आया हो, और आपके अंदर का, क्योंकि आप महिला भी हैं, एक तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा, महिलाएँ ज़्यादा बेहतर प्रशासक भी होती हैं, क्योंकि वो एक, जब वो माँ हो जाती हैं तो उनके अंदर एक अलग ममता का भाव हो जाता है, और वो सारी पब्लिक को जो उनके पास आती है उसी ममत्व भाव से देखती हैं, उम्र कोई भी हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास, ऐसी सिचुएशन आई और आपको लगा हो कि मैं थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाके भी किसी की मदद करूँ, क्योंकि वो एक पहला प्रथम मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ लगभग सारे ही प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन में आते हैं, लेकिन एक महिला और कवि, ये वो आपको कहीं और घनीभूत कर देता है, और आप और ज़्यादा तत्पर होकर उसकी मदद करती हैं। तो कुछ घटनाएँ ज़रूर ऐसी हुई होंगी।
बहुत सारी घटनाएँ हैं, लेकिन मैं मेरे प्रोबेशन का बताना चाहूँगी। जब मैं प्रशिक्षणार्थी थी, ठाणे में मेरा प्रोबेशन हुआ है। उस समय मेरी पोस्टिंग जो थी अंबरनाथ में थी, और वहाँ पर चुनाव भी होने वाले थे, नगर पालिका के चुनाव। तो एसडीओ जो थे वो नगर पालिका के चुनाव में व्यस्त थे। मेरे पास तहसीलदार का 1 महीने के लिए चार्ज था, और नहीं, ये करजत की घटना है, सॉरी, मैं लोकेशन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रही है। अंबरनाथ में मैं मुख्याधिकारी थी, और करजत में चुनाव होने वाले थे। एसडीओ बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। एक लड़का अपने माता-पिता के साथ मेरे केबिन में आया, और मैं हर एक व्यक्ति से मिलती थी। आज भी मेरा प्रिंसिपल यही है, जो भी व्यक्ति आपसे मिलने आया है, आप उसको अच्छे से सुनेंगे। उसने बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, तनाव के साथ मुझे कहा कि उसका कास्ट सर्टिफ़िकेट काफ़ी महीने से पड़ा हुआ है, और उसे वो रेलवे में डॉक्यूमेंट्री वेरिफ़िकेशन के लिए, रेलवे में कुछ उसका सिलेक्शन हुआ है, उसको ले जाना ज़रूरी है। मैंने तुरंत चेक करवाया। मेरे ऑफ़िस में तो पेंडेंसी मैं रखती नहीं थी, भले ही महीने भर का चार्ज हो, मैं पिछले कई सालों का काम क्लियर कर देती थी। तो मुझे पता चला कि उसका एसडीओ के ऑफ़िस में गया हुआ है, मेरे यहाँ से सारा जा चुका था। एसडीओ के यहाँ चेक करवाया तो कहा गया कि एसडीओ तो नगर पालिका के चुनाव में व्यस्त है। क्योंकि थोड़ी संवेदनशीलता ज़्यादा थी, तो मैं एसडीओ के ऑफ़िस गई। मैंने वहाँ से वो कास्ट सर्टिफ़िकेट लिया। मैं नगर पालिका में गई। नगर पालिका में एसडीओ एक मीटिंग ले रहे थे, फिर भी मैंने अंदर पर्ची भिजवाई, और मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वो आराम से मिले, डिप्टी कलेक्टर थे। उन्होंने कहा, अरे मैडम आइए, आइए, तुरंत आइए, क्या आप तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ अच्छा कर रहे हो, आप चुनाव में भी जो देखना चाहते हो देखो। मैंने कहा ये बच्चा आया है, बड़ा टेंशन में है, आप इसका थोड़ा कास्ट सर्टिफ़िकेट, डॉक्यूमेंट सारे सही है। तहसील ऑफ़िस ने काफ़ी दिनों पहले भेज दिया था, और आपके ऑफ़िस ने भी वेरीफ़ाई कर रखा है, आपकी टेबल पे है ये। मैं लेकर आ गई हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे मैडम आप लेकर क्यों आ गए? मैं देख लेता, आप तो मेरे को मैसेज कर देते, फ़ोन कर देते। मैंने कहा नहीं, नहीं, ये बच्चे का, बेचारे का जॉब का मामला है, तो आप देख लीजिए। तो उसने तुरंत, उन्होंने देखा, और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे, उन्होंने साइन कर दिया। मैं उसको बाहर लाके, मैंने उसको स्कैन करवा के एसडीओ ऑफ़िस से कास्ट सर्टिफ़िकेट दिलवा दिया। मेरी बीएमसी में पोस्टिंग हुई थी, सीयू 2017 से 19 के बीच में। जब बीएमसी में पोस्टिंग हुई तो मेरे पास एन्क्रोचमेंट रिमूवल का भी चार्ज दिया गया था, जिसको काफ़ी मीडिया में आया था कि पहली बार एक लेडी आईएएस ऑफिसर को रिमूवल ऑफ एन्क्रोचमेंट का चार्ज दिया गया है। उसके बाद मेरे पास मिलने के लिए बहुत सारी जनता आती थी। सुबह 9 से लेके शाम को 9 तक पब्लिक रहती थी ऑफ़िस में। एक लड़का अपने मम्मी-पापा के साथ आता है, और केबिन में आता है। मैंने कहा कि यस, बताइए आपकी क्या तकलीफ़ है, आपको क्या समस्या है? वो मतलब मेरे पास आके प्रणाम करना चाहता है, बट मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो मैंने उसको बैठने के लिए कहा, और उसने एक फ्रेम दिया मुझे जिसमें मेरी फ़ोटो थी, जो उसने अखबार में देखी, या शायद सोशल मीडिया पे या कहीं पे देख के उसका फ़ोटो फ्रेम बना के लाया था, और एक मिठाई का डब्बा लाया था। उसने कहा, मैडम आपने मेरा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवा दिया था, वही लड़का था। और मेरा उस समय रेलवे में सिलेक्शन हो गया। मैं वहाँ पर भी गया था, करजत, बट आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी। उसके बाद मुझे एसडीएम करके कोई दूसरी जगह पे पोस्टिंग दे दी गई थी, तो वो लड़का मुझे ट्रैक नहीं कर पाया कि मेरी बाद में पोस्टिंग कहाँ है, प्रोबेशन के टाइम में। जब उसने पहली बार अखबार में देखा तो उसके मम्मी-पापा के साथ वो वापस आया। एक बार एक लड़की, जब मैं एसडीएम थी पहली बार पेड़ में, तो एक लड़की आती है, और उसकी बड़ी अजीब-सी शिकायत थी। उसके हस्बैंड जो थे कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल थे। शादी के 6 महीने में उसकी डेथ हो गई थी लड़के की, और उस लड़की के खिलाफ उसकी सास ने जगह-जगह कंप्लेंट्स कर रखी थी कि इनकी शादी नहीं हुई है, जबकि शादी हुई थी। सिर्फ़ कंपैशनेट रिक्रूटमेंट में, क्योंकि पत्नी का पहला हक होता है। लड़की के ससुराल वाले चाहते थे कि वो अपना हक ना ले, ताकि लड़के का छोटा भाई नौकरी ले सके। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी गलत था। दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह शायद सही हो सकते हैं। लेकिन इस लड़की के खिलाफ मेरे यहाँ पे भी कोर्ट में केस कर दिया, तहसीलदार के यहाँ पे भी केस कर दिया, जहाँ उसका मायका है वहाँ पर भी केस कर दिया। मैंने जब पूरा केस देखा, लड़की के पास शादी के सारे प्रूफ़ थे। शादी उनकी प्रेज़ेंस में हुई है जिन्होंने कंप्लेंट्स की थी, तो मैंने वो तुरंत हियरिंग के लिए लिया, मेरे यहाँ क्लोज़ किया। तहसीलदार को सेंसिटाइज़ किया कि इस तरह के केसेस को हमें टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए। जब मैं कलेक्टर रायगढ़ बनती हूँ,
वो सेम ही ज़िला है, एसडीएम पेड़ भी कलेक्टर रायगढ़ में ही के नीचे ही आता है पेड़ सब डिवीज़न। वहाँ जॉइनिंग के दिन बहुत सारे लोग आपके वेलकम करने के लिए आ रहे हैं, बुके लेकर आ रहे हैं। एक लड़की आती है एंड आके अगेन शी आल्सो ट्राइज़ टू हाँ, एंड मैं बहुत ही हैरान सी मैंने कहा नहीं भई ये मत कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए बिकॉज़ ये कोई कॉलोनियल राज तो रहा नहीं, हम तो जनता के सेवक हैं, उल्टा हम करें तो चलेगा बट आप ना करें कम से कम। एंड शी इज़ लाइक नहीं मैम मैं केवल आपके अंडर काम करती हूँ या आपसे मुझे कोई काम है इसलिए नहीं आई हूँ। मैं वही लड़की हूँ और मैं अब रायगढ़ पुलिस में काम करती हूँ। रायगढ़ पुलिस में मैं जूनियर क्लर्क बन चुकी हूँ और आपने उस समय अगर ये 3 जगह जो अलग-अलग कोर्ट्स में केस दाखिल हुए थे, वो टाइम पे क्लोज़ नहीं किए होते तो मेरे को अब तक शायद लड़ना ही पड़ता और न्याय नहीं मिलता मुझे। इस तरह के और भी बहुत सारे मामले हैं मतलब बहुत कमाल है जब हम कोई अच्छा काम करके उस काम को भूल जाएँ, मुझे लगता है सबसे अच्छा काम करने का तरीका वो है। और सबसे अच्छी बात आईएएस की यही है क्योंकि हम अ, दिन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आप व्यस्त हैं लेकिन आप उसको सुनते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। यह सोच के साथ नहीं करते हैं कि वो बदले में आपको याद रखे या आप उसका नाम याद रखें। ये जो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन ये हर दिन होता है। विदाउट एक्सपेक्टेशन आप डेली बेसिस पे लोगों की मदद करते हैं। इनफैक्ट कल मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैडम हम कोविड के समय में अटके हुए थे ठाणे ज़िले में और आपने हमें राजस्थान भिजवाने में हमारी मदद की थी। कल आप सोचिए कोविड कब की बात है 2020-21 के समय में जब माइग्रेंट्स का क्राइसिस था तब उनकी मदद की थी। हम अब वापस मुंबई में फिर से जॉब करने के लिए आए हैं और सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। एंड जेन्युइनली मुझे नाम याद था और मैंने फ़ोन पर भी उन्हें यही कहा कि मैंने जो भी किया, मेरी जगह कोई और भी होता तो वही करता। और ये इस तरह की यादें हैं, वही आपको हर दिन और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। कहते हैं ना कि नेकी कर दो और दरिया में डाल, लेकिन यस, नेकियां वापस आती हैं। अपने आप आती है। बिल्कुल, तो आपने बहुत सारी नेकियां की, वो अलग-अलग फॉर्म में बहुत सारी दुआओं के रूप में आई होंगी और आपको कहीं घनीभूत भी किया। लेकिन जो आपने प्रशासनिक अधिकारी के मानवीय पक्ष की बात की, उसका इशारा मैं बार-बार कर रहा था, वो आपका कवि पक्ष है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बड़ा आश्चर्य कई बार होता है कि इस तरह की अलग-अलग विभिन्न पोस्ट पे काम करने, उसकी व्यस्तताओं के बीच में कई बार समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लगातार अपने रचनात्मक पक्ष को घनीभूत कर रही हैं और पिछले इतने सालों से घनीभूत करती हुई आई हैं। और एक बहुत अच्छे कवि के रूप में भी आपकी एक समाज में एक बहुत अच्छी छवि है। कई किताबें आपकी आ चुकी हैं। पेंटिंग्स की बात मैं बाद में करूँगा। कविताओं में कोई ऐसी कविता आपको लगती है कि इसमें मैंने दिल निकाल के रख दिया अपना, या मैंने सबसे अच्छे तरीके से अपने आप को संप्रेषित इस कविता, आपने बहुत सारी सैकड़ों कविताएं लिखी हैं, लेकिन और कवियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपसे कहा जाए कि एक कविता जो आपकी सबसे अच्छी है, क्योंकि हमें तो लगता है हमारी सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी कविता हो आपको लगता है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये जनता के हर हिस्से तक, या मैं कहूँगा समाज के हर हिस्से तक पहुँचनी चाहिए, वो कविता कौन सी है? आपने खुद ने ही जवाब दे दिया कि खुद कवि अपनी कविताओं को या तो सबको बहुत पसंद करता है या शायद ये मानता है या मानती है कि अभी बेस्ट का आना बाकी है। तो मुझे मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है कैफ़ी आज़मी की औरत। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है जब तक उस लेवल का कुछ नहीं निकल के आएगा अ, जब जब अंदर का सारा गुस्सा, अंदर की सारी चिंताएँ, अंदर का सारा दर्द कविता के रूप में पूरी तरह से उड़ेल दूँ। अब तक जितनी कविताएँ लिखी है, ज़्यादातर मैंने कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक लिखी थी। ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स के लिए लिखती थी। अभी भी वो बेस्ट वाला जो है ना, आपने क्योंकि बेस्ट पूछा है तो जी। मैं मानती हूँ कि अभी तक मेरा बेस्ट बाहर नहीं आया। ना मेरा पेंटिंग में अभी तक मेरा बेस्ट काम बाहर आया है, ना मेरा बेस्ट काम पोएट्री में बाहर आया है। कुछ कविताएँ हैं जो मुझे पसंद है। इनफैक्ट कैफ़ी आज़मी की औरत है तो मैंने एक औरत नाम से ही कविता लिखी थी जो मुझे ठीक-ठाक पसंद है। उसकी कुछ लाइन अगर मैं आप देखती सुनाना हूँ अगर चाहें। मैं लेकर आई हूँ तो इसमें अगर है तो ज़रूर सुनाना चाहूँगी। ऐसे लिखा है कि
हर मज़हब के लिए आँख की किरकिरी औरत। ये जैसा मैंने हमेशा से देखा था, बचपन से हमेशा। हर मज़हब के लिए आँख की किरकिरी औरत, दुनिया के रहबरों के लिए नागवार रही औरत। आदम की आदमियत पर सवाल कोई उठाए नहीं, आदम की आदमियत पर सवाल कोई उठाए नहीं, नेकी और बदी का फल खाकर गिरी औरत। ये ईसाइयत में जो कहानी है कि एडम और ईव में ईव ने फल खाने की जिद रखी थी, इस कारण से वो गिर गई, स्वर्ग से हम बाहर आ गए। माँ बेटी बहन बीवी का बुत बनाकर बिठा दिया, अपने वजूद को भूलकर क्या से क्या हो गई औरत। हम सारी दुनिया में देखते हैं कि माँ की इज्जत बहुत है। बेटी की रक्षा, बेटी को प्रोटेक्ट करना, बेटी के रूप में भी पुरुष स्त्री को बहुत मान देता है, बहन के रूप में बहुत मान देता है, पत्नी के रूप में ठीक ठाक इज्जत करता है। लेकिन अपना वजूद क्या है, एक औरत के रूप में क्या है, इस मामले में कोई बात नहीं करता। तो माँ बेटी बहन बीवी का बुत बनाकर बिठा दिया, अपने वजूद को भूलकर क्या से क्या हो गई औरत। और हम औरतें भी अपने आप को इन्हीं किसी रूप में आइडेंटिफाई करके रखना चाहती हैं, ढांचे में अपने आप को फिक्स करके रखना चाहती हैं, रस्मों रिवाजों रिवायतों को निभाने में मशगूल है। और दुनिया भर में औरतें ही हैं जो सारे मजहबों का, सारे रस्मों रिवायतों का बोझ ढो रही है। खुद को भूलकर आदम की करती है बंदगी औरत। अब मैं त्योहार नहीं बताना चाह रही हूँ कौन से त्योहार है, बट अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना, अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना, ये सब व्रत उपवास और दुनिया भर के धर्मों में है। ये खुद के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, खुद का क्या, खुद की लंबी आयु का क्या, खुद की अच्छी हेल्थ का क्या, रस्मों रिवाजों रिवायतों को निभाने में मशगूल है। खुद को भूलकर आदम की करती है बंदगी औरत, भूलकर आदम के रंगो ढंग, ए औरत तू औरत बन। अब यहाँ बात की गई है आज की आधुनिक औरतों की, जो कहीं न कहीं भूल जाती हैं और उन्हें लगता है कि स्वतंत्रता का मतलब और स्त्री सक्षमीकरण का मतलब है पुरुष जैसा हो जाना। अगर आदमी शराब पी रहे हैं तो हम भी शराब पिएंगे, आदमी चाहे जैसे कपड़ों में घूम रहे हैं तो हम भी चाहे जैसे कपड़ों में घूमेंगे, आदमी नशे में है तो हम भी नशा करेंगे। ये जो आदम का रंगो ढंग है, वो सक्षमीकरण नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ, सक्षमीकरण है शिक्षा, सक्षमीकरण है अपने पाँव पर खड़े होना, सक्षमीकरण है अपने निर्णय खुद लेना। वो तो भूल रही हैं और सिगरेट, नशा, रात भर पार्टियां करना, इसको सक्षमीकरण समझ रही है। भूल कर आदम के रंगो ढंग, ए औरत तू औरत बन, इंसानियत के घावों पर तब बने संजीवनी औरत, तब बने संजीवनी औरत। औरतों को प्रशासन में भी मैं जब देखती हूँ तो लोग उम्मीद ये करते हैं कि महिला एडमिनिस्ट्रेटर भी वैसे ही बिहेव करे जैसे पुरुष एडमिनिस्ट्रेटर बिहेव करते हैं, वो भी उसी तरह की हो जाए जैसे पुरुष एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी भी निर्णयों में वही रंग आ जाएं। और यही प्रॉब्लम का कारण है। औरतें अगर औरत के रूप में प्रशासक बने, नेता बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और वो संवेदनशीलता, वो प्रेम, वो स्नेह, वो दर्द को अनुभव, वो ममत्व लेकर आए जहाँ वो काम कर रही हैं, तो हर हाल में समाज में जिस बैलेंस की जरूरत है वो अपने आप आ जाएगा। बहुत सुंदर बात कही। बट कई बार ऐसा होता है कि फेमिनिज्म को लेकर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं और एक वर्ग होता है महिलाओं का जो वो परचम लेकर आगे बढ़ता है। बट जिस तरह से आपने इसको डिफाइन किया कि नहीं साहब, बहुत सारे मर्दों की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको नहीं अडॉप्ट करना है। हाँ, उसमें अगर आप उनसे 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी तो हकीकत में आप तब उतनी मजबूत महिला नहीं रहेंगी। बल्कि आपको जो ईश्वर ने और प्रकृति ने जो आपको आपकी मजबूती के जो कारण दिए हैं, उनको लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगी तो आप कहीं कामयाब भी होंगी और समाज से आपको बहुत फायदा भी होगा। बहुत सारे रंग आपके अंदर हैं और हम रंगों की बात कर रहे हैं तो रंगों से भी आपने बहुत खेलना शुरू किया। अपने विचारों को एक सफ़ेद कैनवस पर डालकर एक नई दुनिया आपने बनाना शुरू किया और चित्रों के माफिक भी आपकी संवेदना, आपके विचार, आपके मैसेज, आपके भाव वो अलग अलग जगह पर पहुंचे। और जितनी मेरी जानकारी है शायद दर्जन भर से ज़्यादा आपके हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पेंटिंग की एग्जीबिशंस हो गई हैं। पेंटिंग से कैसे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग मुख्तलिफ एक किस्म का एक हुनर है मैं कहूँगा, क्योंकि कविताएं कई बार हम थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं तो आ जाती हैं, थोड़ी बहुत पहले हम तुकबंदी कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे गहरी बातें हम कहना सीख लेते हैं। पेंटिंग एक अलग विधा है, मतलब कई बार आपको आती है या नहीं आती है,
कैसे आपकी रुझान हुआ और फिर आपने अपने आप को बयान करना शुरू किया? मैं बचपन से काफ़ी इंट्रोवर्ट थी। भले ही मैं डिबेट्स में भाग लेती थी या पॉपिट चलाती थी, बट इंसान काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। अभी आप जितने सवाल जवाब पूछ रहे हैं ठीक है, बट पहली बार अधूरा चित्र पूरा करो करके पत्रिका परिवार में एक कॉलम आता था, जिसमें बच्चों से अपेक्षा होती थी कि वो अपनी इमेजिनेशन से उस चित्र को पूरा पूरा करेंगे और उसमें रंग भरेंगे और भेजेंगे। राइट। और वो मैंने पहली बार भरना शुरू किया। जिस दिन मेरे मम्मी-पापा ने देखा कि अरे ये तो अच्छा कर लेती है, तो उन्होंने अखबार में पोस्ट करना शुरू किया, ओके। लिफ़ाफ़े में डाल के। और पहला जो भेजा गया था अखबार का अधूरा चित्र जिसको मैंने पूरा करके भेजा, वो छप गया और उस पे एक घड़ी इनाम में आई। और मेरी ज़िंदगी में अखबार का, बहुत बड़ा कविता का हाँ, और चित्र का, हाँ, इन अखबार में छपना, इस मैगज़ीन में छपना, इसने जो बदलाव किया ना, जो टर्निंग पॉइंट, क्योंकि सडनली आस-पास में सिर्फ़ पुरुष लोग अखबार पढ़ते थे उस समय। और अखबार में जैसे ही मेरा नाम आने लगा, निधि चौधरी, फर्स्ट निधि चौधरी ने कुछ ओपिनियन लिखा है, मोहल्ले के लड़के चिल्लाते हुए आते थे घर पे, आज फिर निधि का नाम आया है। और मेरे मामा और बाकी लोग भी जो पढ़ते थे, उस समय राजस्थान पत्रिका काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रसिद्ध अखबार। अखबार था। आज भी राजस्थान का नंबर 1 अखबार है। अड़ोस-पड़ोस में सब जगह एक ये बन जाता था कि यार ये लिखती है, ये कैसे लिखती है, ये चित्र कैसे बनाती है। और फिर एक निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगी, शायद मैं भी उतनी अच्छी माँ नहीं हूँ जितने मेरे पापा अच्छे पिता थे। बिकॉज़ उनको जो पता चला, जिस चीज़ में हमारी रुचि है, उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा-सा बोर्ड लेकर आ गए, कलर्स लेकर आ गए। कई बार मम्मी से उनको सुनना भी पड़ता था कि हमें दहेज जुटाना चाहिए, ये क्या है, आप बेवजह की चीज़ों पे खर्चा करते रहते हो। चेस खेलते थे तो शतरंज की किताबें लेकर आ गए। वो इतना हमारे में इन्वेस्ट करते थे, वक़्त भी इन्वेस्ट करते थे, और बहुत थोड़ी-सी सैलरी उस समय मिला करती थी। उस सैलरी से भी किताबों में, पेंटिंग्स का सामान में, तो फिर मैं चित्र काफ़ी निकालने लग गई। स्कूल और कॉलेज की जो पोस्टर कॉम्पिटिशन्स होती हैं और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होती हैं, उसमें भी भाग लेने लगी। सच ये है कि मुझे जो दिल से, बहुत ज़्यादा दिल से पसंद है, वो ये है कि मैं अकेले में बैठी हूँ और या तो चित्र निकालूँ या कविताएँ करूँ। तो ये मेरा बहुत ही अंदरूनी और मेरा बहुत ही मूल रूप जो है, वो कवि और चित्रकार का ही है। तो जब आईएएस निधि चौधरी नहीं होती हैं, तो वो या कवि होती हैं या या पेंटर होती चित्रकार होती है। हैं। कमाल की बात है। लेकिन इसका एक और एक्सटेंशन मैं कहूँगा कि जब हम बहुत हमारे अंदर रचनात्मक भाव होता है, तो हम दुनिया के दूसरे रचनात्मक भाव को भी बहुत देखते हैं, सराहते हैं और उसका हिस्सा बनते हैं। कोई ऐसा कवि है, कोई ऐसा पेंटर है जो आपको लगता है कि काश कभी मैं ऐसा लिखती, काश मैं कभी ऐसा पेंट करती? कोई आपके दिमाग में, जैसे आपने कैफी आज़मी साहब का ज़िक्र किया, उनकी औरत कविता का ज़िक्र किया, तो स्वाभाविक है आपकी पसंद की जो लिस्ट होगी उसमें कहीं एक नाम कैफी आज़मी और उनकी नज़्म का होगा। बट उनके अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति समकालीन या पहले के लिटरेचर में है जिसको आप बहुत पसंद करती हैं? मुझे रवींद्रनाथ टैगोर की कविताएँ बहुत, गीतांजलि की सारी कविताएँ बहुत पसंद है। और जिस सरलता से उन्होंने प्रकृति और ईश्वर को बहुत खूबसूरती से और बहुत सरल कविताओं के रूप में प्रेज़ेंट किया, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इंग्लिश में वर्ड्सवर्थ, कीट्स, इनकी कविताएँ भी काफ़ी पसंद है। शेक्सपियर के सॉनेट्स बहुत पसंद थे। पेंटिंग्स के मामले में अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स जो भारत की महिला कलाकारों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इवन राजा रवि वर्मा, रवींद्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, इनकी पेंटिंग्स भी बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली जैसा मैंने बताया, एनजीएमए में कृष्ण खन्ना का शो हुआ, और कृष्ण खन्ना जी का भी काम जो है, जो इंडिया के पार्टीशन या महाभारत पे, बाइबल पे, ट्रक ड्राइवर्स पे, माइग्रेशन पे जो उन्होंने काम किया है, बैंड मैन पे जो काम किया है, वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और जिस लार्ज स्केल की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, क्योंकि शायद ये, इसको मैं रीसेंसी बायस कहूँगी, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनका ये शो, खुद ने हमारे यहाँ पर ही ये शो क्यूरेट हुआ और हमने 1 महीने तक ये शो रखा। कहीं न कहीं उनका जो स्केल था काम का, और जो थीम्स, डाइवर्स थीम्स पे, और जिस तरह रंगों के साथ वो खेले, वो मुझे लगता है मेरे जीवन में एज़ पेंटर अगर किसी कोई मोड़
नया मोड़ आने वाला है, तो वो कृष्ण खन्ना जी की इस एग्ज़िबिशन के इन्फ्लुएंस से आएगा। सुंदर। अब हम धीरे-धीरे अपनी पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव तक पहुँच गए हैं। बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया दोनों तरीके से, अगर व्यक्तिगत ज़िंदगी की मैं बात करूँ या प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी की बात करूँ। लेकिन हम सबके ख्वाब कई बार इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उस ख्वाब का एक हिस्सा कहीं न कहीं अधूरा रह ही जाता है। निधि चौधरी आज से 10 साल, 20 साल के बाद दोनों तरीके से मैं कहूँगा प्रोफ़ेशनली अगर अपने आप को कहाँ पे देखना चाहती हैं कि आपको लगेगा कि शायद कहीं मेरे मन के अंदर एक इच्छा, आकांक्षा थी, मैं यहाँ पहुँचना चाहती थी और मैं पहुँच गई। और पर्सनल लेवल पर, चाहे वो कवि के लेवल पर या एक अच्छे पेंटर के लेवल पर, अपना आखिरी आपका कोई एक ऐसा सीढ़ी है जहाँ पे आप चाहती हैं कि मैं वहाँ पे कभी खड़ी रहूँ? प्रोफ़ेशनली आने वाले 20 साल में आईएएस में पूरी शिद्दत से, पूरे जुनून के साथ एक संवेदनशील अधिकारी के तौर पर काम करते हुए देखती हूँ अपने आप को। जो भी हमारे प्रमोशन के हierarchy स्टेजेस होती होते है, हैं, वो हायरार्की होती उसके हिसाब से पर जैसा मैं हमेशा से मानती आई हूँ कि मुझे कहीं पर भी काम के लिए अगर काम है, तो मैं अच्छे से अच्छा करके दिखाऊँगी। पर्सनल लाइफ़ में 2 बेटे हैं मेरे, तो मैं उनको उनकी जीवन में भी एक सेटल होते हुए देखना चाहूँगी, अच्छी पढ़ाई करते हुए, अच्छा करियर बनाते हुए देखना चाहूँगी। पोएट्री और पेंटिंग जो है वो मेरे लिए प्रोफ़ेशन कभी नहीं था, ना कभी होगा। ये मेरे बहुत ही ज़्यादा मैं जैसा मैंने कहा मेरा मौलिक भाव है वो और मैं करती रहूँगी। ये प्रशासन में बहुत सारे तनाव भी आते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस आता है और प्रशासन प्लस परिवार ये दोनों के साथ मैनेज करते हुए और आज के दौर में जबकि हम 24/7 रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज़ ऑफ मोबाइल, बिकॉज़ ऑफ ओवर विजिलेंटिज़्म जो देश में चल रहा है, तो उस तनाव को दूर करने में भी कविताएँ और पेंटिंग मेरी मदद करती हैं। तो एज़ कवि एज़ पेंटर मैं जो करूँगी उससे मैं एक अच्छी प्रशासक और एक अच्छी पेरेंट के तौर पर अपने निजी और प्रोफ़ेशनल जीवन को बहुत सुंदर रूप में निभा पाऊँगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत कमाल की ज़िंदगी निधि चौधरी जी की है। जैसा आपने पिछले 45-50 मिनट की बातचीत में सुना होगा कि ज़िंदगी में एक तो अपने लिए कोई बड़ा ख्वाब देखना, वो मुझे लगता है हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। कई बार हम डर के मारे कोई बड़ा ख्वाब देखते नहीं कि पता नहीं पूरा होगा नहीं। लेकिन पहला स्टेप ये है कि आप ख्वाब देखिए। ख्वाब पूरे भी होते हैं, लेकिन ख्वाब तब पूरे होते हैं जब आप उसके लिए उसी शिद्दत से, उसी पैशन के साथ आप कोशिश करते हैं। हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्पल निधि चौधरी जी हैं और हम सब उस ऊँचाई को अपनी शिद्दत से पा सकते हैं, जो कभी हमने अपने लिए सोच रखी है। थैंक यू।